दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फ्रांस और इंग्लैंड के जो इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं और किस तरह दोनों की अपनी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में तब्दील होती जा रही है, इस पे डिटेल में आपके सामने चीज़ें रखूँगा। फ्रांस में पब्लिक बहुत शौक में आई थी जब एक और छोटी स्कूल की लड़की वनीसा, उसको एक 31 साल के आदमी ने स्कूल से आते हुए अपनी कार में डाल के रैप करके मार दिया तोनैन, फ्रांस में, और फिर उसकी लाश छोड़ दी। साउदर्न फ्रांस में ये इलाका है। साउदर्न फ्रांस है ना, उसमें मार्सेई नामी एक शहर है जो कि फ्रांस का मेरा ख्याल है दूसरा बड़ा शहर है। पेरिस के बाद मार्सेई आता है, फिर लियोन आता है और फिर लिल आता है। तो मार्सेई में मेजॉरिटी मोरक्कन है और वहाँ का एमपी, काउंसलर, मेयर सब मोरक्कन होते हैं। तो वहाँ पे ये कत्ल हुआ है उस इलाके में, सदर्न सिटी मरमांद में, और पब्लिक बहुत शौक में है। सिचुएशन ये है कि स्कूल के बच्चे सेफ नहीं है फ्रांस में। ये पेरिस में स्कूल के बच्चों को अब पुलिस छोड़ने जा रही है कुछ इलाकों में, इसलिए कि इतने ड्रग्स के वहाँ पे एडिक्ट्स हैं और प्रोस्टिट्यूशन के रैंक हैं, जैसे कि यहाँ पे इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग हैं, कि बच्चे बहुत ख़तरे में हैं। तो कुछ इलाकों में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, वो सुबह बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जाते हैं। ये सिचुएशन है। अजीज़ दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रों, देखें, ज़ाहिर है मैं फ्रेंच नेशनलिटी रखता हूँ, मैं फ्रेंच अफेयर्स, फ्रेंच इश्यूज़ के ऊपर बहुत नज़र रखता हूँ और मैं उसको अपना कंट्री मान के चलता हूँ। लेकिन मैं सच बोलने से तो ना पाकिस्तान के बारे में कभी घबराया हूँ ना कहीं और के बारे में, तो मैं सच बोलना यहाँ भी अपनी ड्यूटी समझता हूँ। एमानुएल मैक्रों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है किसी की आप 100% पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये एक बेवकूफ़ी वाला इसने अभी इंटरव्यू दिया है। इसने कहा है कि फ्रांस की जो सोसाइटी है ना, वो माइग्रेशन को पसंद करती है और हमारे डीएनए में माइग्रेशन शामिल है। और फिर उसने डिटेल में बताया है कि हमारे लिए माइग्रेशन क्यों ज़रूरी है, ऑल्दो के ऑलरेडी फिगर्स मौजूद हैं कि टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूरो का बोझ है माइग्रेशन। कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। पहले मैं मैक्रोन ने क्या कहा। मैक्रोन ने कहा कि हमारे कंट्री के डीएनए में माइग्रेशन शामिल है और माइग्रेशन ऑल्दो कह भी रहा है कि ऑल्दो के जितने फ़ायदे दे रही है इससे ज़्यादा नुकसान दे रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। फ्रांस इज़ ऑलवेज ए लैंड ऑफ इमिग्रेशन, इट्स पार्ट ऑफ आवर डीएनए, it is the strength of our community and we have always needed it for our community। लो पैरिजियन नामी अखबार को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि माइग्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या समझते हैं कि फ्रांस की जो माइंस हैं वो पोलिश इमिग्रेशन के बगैर कैसे माल निकाल सकती थी वहाँ से, या फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इटालियन, स्पेनिश माइग्रेंट्स जो हैं या हमारे अफ्रीकन कॉलोनीज़ के माइग्रेंट्स हैं, उनके बगैर आप कैसे चलोगे। विदाउट अफ्रीकन माइग्रेंट्स आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कैसे चलाओगे। इसने कहा कि मैं जानता हूं कि बहुत नुकसानात हैं इसके, लेकिन हम इसको रोकेंगे नहीं। माइग्रेशन की मामूली मिसाल ले लें कि अभी आपने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा। इसमें जो फाइनल में टीम खेली उसमें 11 में से 3 खिलाड़ी सिर्फ इंडिजीनियस फ्रेंच थे, 8 अफ्रीकन थे, अफ्रीकन ओरिजिन के थे। ये जो कैटेगरी है ना, फुटबॉलर हुए, सेलिब्रिटी टाइप के जो
उनको आसानी से नेशनलिटी मिल जाती है, और आफ्टर ऑल ये कंट्रीब्यूटिंग होते हैं सोसाइटी में, जाहिर है मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, तो वो टैक्स पेयर होते हैं, वो फ़ायदेमंद होते हैं। बात हो रही है नीचे लेवल की। फ्रांस में इस वक्त जो फुटबॉल की टीम थी, इसमें 11 में से 8 ग्राउंड में थे, और बाकी जो रिजर्व्स थे उसमें मेरा ख्याल है 8 रिजर्व थे, उसमें से 7 अफ्रीकन ओरिजिन के थे। लेकिन ये इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। लेकिन इसी वर्ल्ड कप में हमने देखा कि मोरक्कन्स ने पूरे यूरोप में, फ्रांस में, स्पेन में, बेल्जियम में, हॉलैंड में, जर्मनी में क्या तबाही मचाई अपने मैच जीतने के बाद। देखिए, मैं मोरक्को की टीम को ज़रा भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, और मुझे मेरे बच्चे भी पूछते थे वजह, तो मेरे बच्चे मेरे साथ हर चीज़ में बहस करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनको चीज़ें समझाता हूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि देखो, वर्ल्ड कप देखने के बाद हमें ये लगा, ये पता चला कि मोरक्को ने बहुत अच्छा खेला, मोरक्को की टीम ने एक अच्छी गेम खेली। लेकिन मैंने कहा कि एज ए पर्सन मैं इसलिए वो नहीं कर रहा कि ये हर चीज़ में रिलीजन को क्यों घुसाते हो तुम लोग। जैसे मोरक्कन फुटबॉल टीम ने कहा, बयान दिया कई जगहों पे इंटरव्यू देते हुए कि देखें, हम अल्लाह पे बिलीव करते हैं और हम मुसलमान हैं, इसीलिए हम इतना अच्छा खेल रहे हैं, और आप मुसलमान हो जाएं। हर जगह तबलीग करना ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। दूसरा ये है कि हिपोक्रेसी है कि हर मैच के बाद फ़लस्तीन का झंडा लेके चलते थे, लेकिन इनके अपने फॉरेन मिनिस्टर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से अक्सर मुलाकातें करते हैं ऑफिशियली। इनकी ट्रेड डील, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड डील इजराइल के साथ है मोरक्को की। मोरक्को इज़ वन ऑफ द फ्यू मुस्लिम कंट्रीज जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करती है। तो फिर ये क्या हिपोक्रेसी है कि आप झंडा लेके फ़लस्तीन का लेके चलते हो, जबकि आपकी गवर्नमेंट तो इजराइल को एक्सेप्ट करती है। दूसरा मेन जो मुझे एतराज़ है ना, वो उनकी पब्लिक पे है कि ये किस किस्म की पब्लिक है। अब एक मिसाल है कि तुम फ्रांस में पैदा रहते हो, फ्रांस का खाते हो, फ्रांस में अपनी सारी अय्याशियाँ करते हो, फ्रांस में क्राइम करते हो, और फिर तुम मैच के बाद तुम सपोर्ट करो मोरक्को को, इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि इंडिया के लोग यहाँ पे जो ब्रिटेन में रहते हैं, वो वर्ल्ड कप में या किसी मैच में इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया को सपोर्ट करते हैं? क्या इसके बाद उन्होंने कभी हंगामा किया, कभी हंगामा मचाया, किसी गोरे को बदतमीजी की? ये लोग तो फ्रेंच, ये जो क्वार्टर सेमीफाइनल में मोरक्को और फ्रांस का जो सेमीफाइनल था, उसमें फ्रांस की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 25,000 फौजी सड़कों पर बुला लिए थे। खाली पेरिस में 5,000 फौजी लगा दिए थे कि इनको पता था कि हंगामा होना है। अब हुआ ये कि मैच ख़त्म होने के बाद जो वहाँ के फ्रेंच लोग हैं, उनका हक था ना जश्न मनाना, बदतमीजी वो नहीं कर रहे थे किसी मोरक्कन के साथ। तो फ्रांस में पेरिस का सेंटर है जहाँ पे आर्क दे ट्रियोम्फ है, इनकी एक मशहूर जगह है, एफिल टावर के करीब ही है। वहाँ पे शांज़ेलिज़े स्ट्रीट है, दुनिया की मशहूर स्ट्रीट है। उस शांज़ेलिज़े स्ट्रीट पे ये हमेशा जश्न मनाते हैं। लास्ट वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी ये जश्न मनाने गए तो उस वक्त किसी मोरक्कन ने इनको कुछ भी नहीं किया कहा था, इसलिए को मोरक्को राउंड मैचेस में ही निकल आउट हो गई थी। लेकिन इस बार सेमीफाइनल में जीत के जब ये अपनी जश्न मनाने के लिए वहाँ पहुँचे तो मोरक्कियों ने इन पर हमला कर दिया, पकड़ पकड़ के गोरों की जो पिटाई की है, फ्रांस के झंडे इनसे छीन छीन के ज़मीन पे फेंके हैं। ये आप उस मुल्क के लिए साथ कर रहे हो जिसने आपको सब कुछ दिया। तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रों को भी समझना होगा। सिचुएशन ये है कि 3 में से 2 क्रिमिनल है ना, वो माइग्रेंट्स से हैं, माइग्रेंट कम्युनिटी से हैं। यानी 66% क्राइम माइग्रेंट कम्युनिटी करती है। हमारे फ्रांस की एक बहुत ही बड़ी राइटर हैं, और वो अक्सर चीज़ें लिखती रहती हैं। ये अल्जीरिया में पैदा हुई थी, पहले 15 साल ज़िंदगी के अल्जीरिया में गुजारे, और इसके बाद ये फ्रांस में आई और अब ये फ्रेंच पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेती हैं। मलिका सोरेल सुतर, उन्होंने कहा कि
फ्रांस है ना, उसकी अपनी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में तब्दील होती जा रही है और बहुत जल्द फ्रांस है ना वो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगा, फ्रेंच पॉपुलेशन। और इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी टोटली फेल्ड पॉलिसी है। यहाँ जहाज़ भर के इमिग्रेंट्स आते हैं और उनको कुछ कहा नहीं जाता और ना रोका जाता है, ना कोई ऐसा स्टेप लिया जाता है कि जिससे कि कोई मसला हल हो। और जिस तेज़ी से मामला चीज़ चल रहे हैं तो नज़र ये आ रहा है कि फ्रांस में फ्रेंच पॉपुलेशन जो है गोरी वो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगी बहुत जल्द। इन्होंने भी फिगर दिया है कि इल दे पेरिस है ना, पेरिस शहर और उसके चारों तरफ, जैसे आपके यहाँ मुंबई है, मुंबई एक तो सिटी है, फिर एक मुंबई का सबब होगा जिसमें आई डोंट नो क्या क्या आता होगा, विरार या आई डोंट नो, तो मुंबई का एक सबब होगा। तो इस तरह पेरिस का सबब मिला के उसको इल दे पेरिस कहते हैं, इल दे फ्रांस कहते हैं। इल मतलब होता है आइलैंड, तो आइलैंड ऑफ फ्रांस कहते हैं। तो इल दे फ्रांस में यानी पेरिस और इसके सबब में 45% पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स की है। और एक और पूरा फिगर का जो चार्ट दिया गया है उसके मुताबिक फ्रांस का दूसरा बड़ा शहर है मार्सेई, 30% पॉपुलेशन मुस्लिम है। अब यहाँ पे मुस्लिम इमिग्रेंट नहीं, इमिग्रेंट और ज़्यादा लगा लें क्योंकि अफ्रीकन बहुत हैं फ्रांस में, ईस्ट यूरोप के बहुत हैं। लियोन तीसरा बड़ा शहर, 30% मुस्लिम। मोंटेपेलियर 20% मुस्लिम। स्ट्रासबर्ग जहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट है 12%। बोर्दो, दुनिया की मशहूर तरीन वाइन बोर्दो से आती है, 92 मस्जिदें हैं बोर्दो में। मुलहाउस 25% मुस्लिम। पेसाक 25% मुस्लिम। और आविग्नो है ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्टिक एरिया ऑफ फ्रांस है, वहाँ पे 30% मुसलमान हैं। तो ये डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है इंग्लैंड का, फ्रांस का, एक ख़तरनाक सिचुएशन है। मैं यहाँ पे एक खातून की वीडियो, चले मैं वो वीडियो किसी और वक्त आपके साथ शेयर करूँगा, वो डिटेल में बता रही है कि फ्रांस किस तरह आज भी अपनी एक्स कॉलोनीज जो अफ्रीका की हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है। फ्रांस और इंग्लैंड ने जब 1945 के बाद डीकोलोनाइजेशन किया और अपनी कॉलोनीज़ को आज़ाद करना शुरू किया, फ्रांस ने बहुत बाद में किया। इंग्लैंड ने 45 के फ़ौरन बाद 47 में इंडिया पाकिस्तान, फिर 49 में शायद श्रीलंका और नेपाल और भूटान और इस तरह आज़ाद करता गया। फ्रांस ने 60s में जाके किया। इंग्लैंड ने आज़ादी देने के बाद एक कॉमनवेल्थ बनाई जिसमें अपनी सारी एक्स कॉलोनीज़ को शामिल किया। कॉमनवेल्थ के मेंबर इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, सारे इंग्लैंड की एक्स कॉलोनीज़ हैं। और इंग्लैंड में इन मुल्कों की एम्बेसीज नहीं होती, उसको हाई कमीशन कहते हैं। इसी तरह इंग्लैंड का इन मुल्कों में एम्बेसी नहीं होती, हाई कमीशन होता है। इंग्लैंड की कोशिश थी कि इनकी इकोनॉमीज को डीकोलोनाइजेशन के बाद भी कंट्रोल कर सके, लेकिन कॉमनवेल्थ स्ट्रांग ना हो सका। फ्रांस ने एक एग्रीमेंट किया अपनी एक्स कॉलोनीज के साथ और आज भी उनके सारे रिसोर्सेज पे फ्रांस का कब्जा है। वो डिटेल में मैं एक और प्रोग्राम में आपके पास आऊँगा। ये थी फ्रांस की सिचुएशन। और अब मैं आपके पास आता हूँ, एक और झगड़ा चल रहा है इटाली और फ्रांस का, वो भी फिर लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि मुझे अभी इंग्लैंड पे बात करनी है, तो उस पर किसी वक्त और आएंगे। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड की सिचुएशन ये है कि इंग्लैंड में पहली बार क्रिश्चियंस माइनॉरिटी बन गए। वो ऐसे कि 2011 के इलेक्शन में सेंसस में, अजीज दोस्तों, 2011 के सेंसस में यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और वेल्स, यूनाइटेड किंगडम के 4 पार्ट हैं, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड एंड वेल्स की 2011 के सेंसस में 59.3% पॉपुलेशन क्रिश्चियन थे, 25% एथेइस्ट थे,
4.9% मुस्लिम थे, 1.5% हिंदू थे, 0.8% सिख थे, 0.4% बुद्धिस्ट थे, 0.5% ज्यूश थे, बाकी 0.4। 59.3 क्रिश्चियन से 10 साल बाद 2021 में 46.2 रह गए क्रिश्चियन, यानी 50% से कम हो गए। एथेइस्ट जो 25% थे वो अब 37% है। मुस्लिम जो 4.9% थे अब 6.5% है। 44% इंक्रीज मुस्लिम पॉपुलेशन में। हिंदू 1.5% थे, 1.7%। 0.8% सिख थे, 0.9%। बुद्धिस्ट 0.4% थे, अब 0.5% है। ज्यूस 0.5% थे, अब भी 0.5% है। यानी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इनकी लोकल पॉपुलेशन माइनॉरिटी में तब्दील हो रही है अकॉर्डिंग टू रिलीजन। अब ये तो हो गया रिलीजन। अब आप इमिग्रेशन के फिगर्स उस पर आएंगे तो पूरी दुनिया में खाली हिंदू मुसलमान तो इनकी कॉलोनीज नहीं थी ना, क्रिश्चियन कंट्रीज भी थे। फिर ईस्ट यूरोप से जिसको देखो यहाँ पे आ रहा है, अल्बानियन, कोसोवन, हंगरियन, जैक रिपब्लिक, स्लोवाक रिपब्लिक, सर्बियन, भरे पड़ा है इंग्लैंड। तो और फिर जमाइकन, अफ्रीका में इनकी कॉलोनीज थी, साउथ अफ्रीका थी, जिम्बाब्वे थी, कई मुल्क थे इनके कंट्रोल में। फिर जमाइका, एंटीगुआ, बारबोदा, बारबाडोस और गयाना, वहाँ पे वो सब क्रिश्चियन। तो आप सोचें कि इमिग्रेंट्स को मिला के अगर इनके सेंसस के फिगर्स देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे। और फिर इंग्लैंड का ख़ास तौर पे ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन के आगे सरेंडर करना है, जो इनकी इलीगल डिमांड्स शरिया के हवाले से, ये वो एक मिसाल है कि स्टॉकटन मस्जिद है स्टॉकटन के एरिया में, उसको लाउड स्पीकर पे जुम्मे का खुतबा सुनाने की इजाज़त मिल गई। और अब यहाँ के जो एक्सट्रीम राइट्स हैं वो समझते हैं कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक अमल है और ये स्टार्ट है शरिया का लाने का, और इस तरह फिर यहाँ पे शरिया नाफिज हो जाएगी। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि इशू ये है कि ये जो सेंसस में आपने देखा कि मुसलमानों को डिवाइड नहीं किया, ना शिया ना सुन्नी अलग अलग नहीं दिखाए, लेकिन हिंदुओं को हिंदू अलग दिखाया है, सिख अलग दिखाया है, बुद्धिस्ट अलग दिखाया है, जैन 25,000 है, इन सबको अलग अलग दिखाया है। वरना हैं तो सब ये हिंदू की ब्रांचेस। तो ये वरना अगर आप इसको हिंदुओं की ब्रांचेस नहीं मानते तो फिर आप शिया को सुन्नी के साथ कैसे मान रहे हो भाई? एक ही, आपने सबको एक ही खाते में क्यों गिना? जबकि पाकिस्तान वो ईरान तो सुन्नियों को मुसलमान मानता नहीं है, सऊदी अरब शियाओं को मुसलमान नहीं मानता। ये दो बड़े कंट्रीज हैं शिया और सुन्नी के। पाकिस्तान में शियाओं को काफिर कहा जाता है। कोई सुन्नी ग्रुप मुझे एक दिखा दें जो शियाओं को मुसलमान मानता हो, और कोई एक शिया दिखा दे जो इनको मुसलमान मानता हो। तो मुसलमानों को यूनाइटेड रखा है। सबसे ज़्यादा दुनिया में मुसलमान को मार रहा है ना, फिरके की बुनियाद पे। देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, शिया, आगा खानी लगे हुए सब, उनको यहाँ के सेंसस में एक ही दिखाया है, हिंदुओं को अलग अलग कर दिया है। तो ये एक सिचुएशन है। सवाल एक और आता है जब बात करते हैं हम मोरक्कन्स के प्रोटेस्ट की। इधर इंग्लैंड में पुलिस को पकड़ पकड़ के मारा इन्होंने। हमारा ट्रैफलगर स्क्वायर है, इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, क्योंकि आपको पता है मैं वीडियोस तो आपको इस तरह ज़रा आग लगी हुई नज़र आई, ज़रा किसी को एक थप्पड़ भी मार दिया, यूट्यूब ने मेरे को बैन कर देना है। मेरे से बहुत मोहब्बत करता है यूट्यूब। वो कहता है बच्चा बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको वायोलेंस और ये सब चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतना आपने इधर मारा, ट्रैफलगर स्क्वायर पे कचरे के जो थैले पड़े होते हैं ना, शाम को जो दुकान वाले कचरे बाहर रख देते हैं ताकि म्यूनसिपैलिटी उठा के ले जाए, वो थैले उठा उठा के पुलिस वालों को मारा है। और मेरे को मेरी वाइफ कह रही थी कि ये इनको पुलिस वाले गिरफ्तार क्यों नहीं करते।
सवाल यहाँ पे ये है कि आपने मैचेस देखे मोरक्को के, पूरा ग्राउंड मोरक्को से भरा हुआ था। एवरेज एक मैच में वर्ल्ड कप में 84,000 लोगों ने मैच देखा है ग्राउंड में। फाइनल में 90,000 प्लस थे। 84,000 में मोरक्को के जितने मैच थे उसमें 80% तकरीबन मोरक्को नहीं थे। इतना मोरक्कन वहाँ पे था, कोई एक माचिस की तीली जलाई, गाड़ी जलानी दूर की बात। वहां पे इन्होंने कोई हंगामे क्यों नहीं किए भाई? किसी और मुस्लिम देश में क्यों नहीं किए? सऊदी अरब में नहीं किए, अपने मोरक्को में नहीं किया। तो यहां पे भी जीतने के बाद, स्पेन से जीतने के बाद स्पेन को आग लगाने की क्या तुक थी? आप जश्न मनाओ, स्पेनिश को पकड़ पकड़ के मार रहे हो आप, ये सब कर रहे हो। कतर में नहीं किया, सऊदीया में नहीं किया, पाकिस्तान में नहीं किया, कहीं मुस्लिम देश में नहीं किया, इसलिए कि वहां पे इनको पता है कि इनका बाजा बजता। शुरतों ने उठा उठा के इनका जो हाल करना था, यहां पे पता है कि गोरा है, टॉलरेट करता है। ये फर्क है। अजीज दोस्तों, लंबी हो गई भाई, फिर आप कहोगे कि आरिफ भाई आपकी लंबी लंबी पंचायतें सुननी पड़ती हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि नहीं लंबी करो, लेकिन खैर छोड़ें, हम लंबी हो या छोटी, ये चीज सिचुएशन है। ऋषि सुनक ने एक स्पीच की है। Mr. Speaker, I said enough is enough and I mean it, and that means I am prepared to do what must be done. So early next year, we will introduce new legislation to make unambiguously clear that if you enter the UK illegally, you should not be able to remain here. Instead, you will be detained and swiftly returned either to your home country or to a safe country where your asylum claim will be considered. And you will no longer be able to frustrate removal attempts with late or spurious claims or appeals. And once removed, you should have no right to re-entry, settlement or citizenship. ऋषि सुनक ने कहा है कि अब हमारी डील हो गई है अल्बानिया से, और अल्बानिया के जो रेफ्यूजी और माइग्रेंट्स इधर आ रहे हैं इलीगली, उनको हम पकड़ पकड़ के फ़ौरन अल्बानिया के हवाले करेंगे एंड अल्बानिया हैज़ टू एक्सेप्ट। और अब हम क्रैक डाउन करेंगे अल्बानियन के खिलाफ और इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा ऋषि सुनक से कि प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी, आपने अपने जब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आप डिबेट भी कर रहे थे लिज ट्रूस के साथ, और रोज़ आप पब्लिक में जाके वादे कर रहे थे, उसमें आपने एक क्लियर अल्फाज में वादा किया था कि सेक्स ग्रूमिंग गैंग और इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म से हम सख्ती से निपटेंगे। लेकिन आप तो यहाँ पे मस्जिदों को अब लाउड स्पीकर की भी इजाज़त दे रहे हैं, और आप तो यहाँ पे जो मोरक्कन्स ने किया तो उनमें से वो भी मुसलमान थे। आपने कितनों को गिरफ्तार किया? आपने कौन सा वो वादा निभाया है? तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस देश में भांत भांत के लोग दुनिया से आके रह रहे हैं, उनको फ्री रहने के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे शरिया लॉ और मुस्लिम एक्ट्स को रोकेंगे। और यहाँ पे क्राइम का ग्राफ बहुत ज़्यादा मुसलमानों में है, उसको कम करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लें। खाली अल्बानियन इमिग्रेशन रोकने के आपके एक्शन को हम नहीं समझते कि इनफ है। आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था कि आप यहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म कर देंगे। ये आपका अपना अखबार लिखता है कि अजाइलम सीकर्स जितने भी आते हैं इनको आप यहाँ पे 4 स्टार होटलों में रख रहे हैं, उनको कोई भी इस्लामिक ग्रुप हाईजैक कर सकता है, क्योंकि अजाइलम सीकर और इलीगल माइग्रेंट्स का एक ही टारगेट होता है कि किसी तरह यहाँ पे माल बनाओ, और अगर कोई भी इनको हायर कर लेगा इस्लामिक ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, टेररिज्म के लिए। आपके सामने शमीमा बेगम का केस है, वो सेक्स प्रोवाइड करने के लिए सीरिया गई थी आईएस के लोगों को, यहाँ ब्रिटिश बोर्न थी वो। तो आपको इन चीज़ों पे एक्शन लेना होगा, बहुत ज़रूरी है।
अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग. जय हिंद.